बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर मंथ में 2022-23 के सेशन के लिए, जिसमें आपका जो पॉलिटिकल का एग्जाम है वो 23 दिसंबर 2022 को है। ठीक है, तो इस दिन आपका जो पॉलिटिकल प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी आप इसे एज ए प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, पैटर्न दोनों का सेम ही रहता है, सिलेबस भी सेम ही होता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पेपर का पैटर्न पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इस पेपर को पहली बार देख रहे होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे न्यू होते हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग आपकी 3 घंटे की है और मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 80 होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। वैसे यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन अंदर में ये डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें से सेक्शन ए जो रहेगा आपका, उसमें 12 क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 12 तक के, जो कि रहेंगे टोटल एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और प्रश्न संख्या 13 से 18 यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन ये रहेंगे आपके 2 मार्क्स के, यानी कि सेक्शन नंबर बी। फिर सेक्शन सी रहेगा 19 से 23 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा आपका पैसेज वाला। पैसेज वाले यहाँ पे जो पैसेज रहेगा, ठीक है, इससे संबंधित आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका मानचित्र रहेगा। 26 जो रहेगा ये कार्टून होगा, और कार्टून से भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा पैटर्न है आपका। अगर हम ओवरऑल देख लें तो 12 प्लस में 8 यानी कि टोटल 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने वाले पूरे के पूरे पेपर में। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन नंबर ई जो रहेगा, इसमें 27 से लेके 30 ये टोटल आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तब तक एक चीज और मैं आपको यहाँ पे अपडेट बता देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है इसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, ये इस पेपर का बच्चों पार्ट नंबर 1 है, और पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 से 12, 13 से 18, 19 से 23, 24 से 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 इसे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अराउंड आपकी जो है वो 1 घंटे की बनेगी, 1 घंटे से ज्यादा की बनेगी, तो अच्छे से देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझाई जाएंगी। ठीक है, और बचेगा आपका सेक्शन नंबर ई, यानी कि 6 मार्क्स के आपके जो 4 क्वेश्चन होते हैं ये वाले बचेंगे। तो ये जो पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर थोड़ा वेट कीजिए, चैनल पे वीडियो आ जाएगी, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम टॉप पे लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, उसे जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस वीडियो का इंट्रो, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बच्चों सेक्शन नंबर ए, यानी कि जिसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो सभी बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर देने का प्रयास करें, इससे आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, चीन के नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की। यानी कि आपको सिंपल सा क्या बताना है कि खुले द्वार की नीति चीन ने कब अपनाई। इसमें आपको नेता का नाम पता चल गया, कौन से नेता थे वो, देंग शाओपिंग। तो कब अपनाई थी बच्चों, 1978, 74, 71 या फिर 80, 90। ये बच्चों कब अपनाई थी उन्होंने, 1978 में। ठीक है, चीन के नेता देंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की नीति को, यानी कि खुले द्वार की नीति को 1978 में अपनाया था। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो व्हेन डिड चाइनीज लीडर देंग शाओपिंग अनाउंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना, दैट इज 1978। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो मंथ है वो दिए, मंथ भी दिए गए, डेट भी दिए गए और डे भी दिया गया है। ठीक है, जिसमें देखिए क्या पूछा गया है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इसने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था, किस टाइम पे किया था। अगर आपको ईयर पता है, डेट पता है, तो आप इजीली बता सकते हो। तो ईयर कौन सा था, 1979 था। ठीक है, अब 1979 है तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था।
और 1989 में ये वापस भी आ गई थी 10 साल के बाद। ठीक है, जब मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के नेता बनते हैं उस टाइम ये जो है 1989 में वापस बुला लेते हैं अपनी सेना को। ठीक है, हस्तक्षेप 1979 और वापस बुलाना 1980। इंग्लिश में देखेंगे व्हेन डिड यूएसएसआर इंटरवेन इन अफगानिस्तान, दैट इज 24 दिसंबर 1979 एंड व्हेन वापस कब आता है 1989। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा जहां तक मुझे लगता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग से पहले इसका जो दूसरा आयोग होता है, इससे पहले जिसका ये उत्तराधिकारी बनता है बेसिकली, वो होता है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को और ये खत्म हो जाता है अगस्त के मंथ में 2014 में। तो योजना नीति आयोग की स्थापना कब होगी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नीति आयोग कब एस्टेब्लिश्ड होता है? 1 जनवरी 2015 को। ओके, नहीं, ओके ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। इंग्लिश में भी वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या दिया गया, कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इन तथ्यों पे विचार करना है और उसके बाद में जो विकल्प दिए जाएंगे उसका चयन करना है। कथन देखिए क्या है, बेसिकली श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में कथन दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है कि श्रीलंका में 1948 की आजादी के बाद लोकतंत्र कायम होता है, लेकिन आजादी के बाद भी वहां पर जातीय संघर्ष चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक, तो पहला हमारा राइट हो जाता है। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है श्रीलंका में स्थित सिंघली मूल निवासी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तमिलों की संख्या टक्कर दे रही थी। यानी कि श्रीलंका के जो मूल निवासी उनको क्या कहते हैं? सिंघली कहते हैं, और इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तमिल रहते हैं। इन दोनों की संख्या जो है वो आपस में टक्कर देने वाली है। ठीक है, 1978 में तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग करते हुए अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए लिट्टे लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम इसकी स्थापना कर दी। बिल्कुल ठीक। 1989 में भारत सरकार और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ। गलत, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1987 में श्रीलंका और भारत के बीच में समझौता होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? चौथा हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं भाई ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा किसमें सही है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से डी हमारा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये डी वाला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आप इसे जब इंग्लिश में देखोगे तो पहला हमारा राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है, बट 4 यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 87 होना चाहिए और फिर यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये रहेंगे आपके अभिकथन और कारण वाले, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन अभिकथन और कारण से संबंधित भी आएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 का अभिकथन कहता है कि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट रखी गई थी। बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि भारत, चाइना और जितने विकासशील देश थे इन्हें शुरुआती दौर में क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं होती है कि कोई ये जो लोग हैं वो भी विकास कर रहे हैं तो इन्हें थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए, तो इन्हें छूट मिल गई। कारण क्या था भाई? कारण इनको छूट देने का ये रहा कि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इन विकासशील देशों का कुछ खास योगदान नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, वैश्विक तापवृद्धि को बढ़ाता है, ये बेसिकली जो बड़े बड़े विकसित देश है उनका मामला है, तो इसीलिए छूट दी गई। यानी कि क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अभिकथन भी हमारा एकदम राइट है। ठीक है, और यहाँ पे कारण जो है इसकी एकदम सही व्याख्या भी करता है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की अच्छी से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो 5वें का ए हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं 5वें का ए। ओके, अब जैसे आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी सेम है, असर्शन राइट, रीजन राइट एंड आल्सो एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में हमसे पूछा गया है, अभिकथन कहता है कि जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद में भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा बनाई। बिल्कुल ठीक है, जब जनता पार्टी बिखर जाती है तो उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी मजबूत हो जाती है। ठीक है, कारण क्या था भाई? कारण ये था कि शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया, इसे गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अस्वीकार किया। ध्यान से समझो, एक तरफ बात की जा रही है कि भाजपा जो है वो अस्तित्व में आती है, मजबूत होती है, ठीक है,
और दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जा रही है कि भाजपा ने जनसंघ अर्थात जो जनसंघ है उसकी अपेक्षा अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मंच बना लिया और इसमें उसने गांधीवादी समाजवाद जो विचारधारा है उसको नहीं अपनाया। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद विचारधारा को स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया था। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कारण हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अभिकथन ए ठीक है और आर यानी कि कारण हमारा गलत है। ऐसे ही असेंशन राइट है, रीजन हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों, हिंदी में देखेंगे तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, छठे के लिए हम ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और इसी संबंध में जब हम बात करेंगे इंग्लिश में तो इसमें भी सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया आसानी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1952 आंध्र प्रदेश राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, यानी कि 1952 में जो आंध्र प्रदेश राज्य था वो किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, तमिलनाडु, कांचीपुरम, मद्रास या फिर हैदराबाद। तो आप सभी को पता है कि 1952 में मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था जब तेलुगु भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे तो 1952 आंध्र प्रदेश स्टेट वाज क्रेव्ड आउट फ्रॉम विच स्टेट, दैट इज मद्रास। ओके, उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 8 में कुछ मिलान करने को दिए गए हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करने। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा, तो किसने दिया था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था। ओके, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था बच्चों ग्रैंड अलायंस ने। आया राम गया राम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है दल बदल करना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कि गरीबी हटाओ का नारा कौन देता है, इंदिरा गांधी, और फिर इंदिरा हटाओ का नारा कौन देता है, ग्रैंड अलायंस। आया राम गया राम क्या है, ये बेसिकली दल बदल है। इसके बारे में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा आपको। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले का बी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए और बी में। ओके, फिर दूसरे का सी दिया हुआ है ए वाले में, मतलब हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होता है। ओके बच्चों, तो 8 आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का बी राइट हो जाएगा, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए एंड ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी आंसर को समझने में। ध्यान से समझिएगा कि सुरक्षा की 2 धारणाएं होती हैं, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक। तो अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत 3 तत्व बताए गए हैं इसकी सुरक्षा में। अब उन 3 तत्वों में इसमें से एक ऐसा तत्व है जो शामिल नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, खतरा आधारित देश के साथ में गठबंधन बनाया जाए, किन चीजों की सुरक्षा करनी है ये तय किया जाए, ऐसे कौन से खतरे जिनसे सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा के में कौन से तरीके अपनाने चाहिए किसी पर्टिकुलर देश, व्यक्ति, वस्तु, किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बात की जा रही है खतरा आधारित देश के साथ गठबंधन बनाना, ये बेसिकली पारंपरिक धारणा का एक तत्व है, पारंपरिक धारणा का नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा तत्व शामिल नहीं है अपारंपरिक धारणा के तत्वों में, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, which of the following is not included in the 3 elements of the non-coordination of security, that is threat-based country alliance. Okay? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता भी होगा। सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से ताकतवर देशों ने व्यापार के जो अनुचित तौर तरीके थे इसको अपनाने का विरोध किया, उसका प्रदर्शन किया इस व्यापार संगठन की बैठक में। तो ये कब हुई थी, 1989, 99, 94, 1988, सॉरी 1998। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1999 में हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ रहा है आपको समझ में, तो लाइव सेशन में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर, जो हम आपने समझाया अभी तक समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 11, 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इसका आधार क्या था, किस आधार पे लगाया था बेसिकली, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया है, ठीक है, देश में आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया था, तो ये चीज थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन है, फिर आपके जो क्वेश्चन 24, 26 है उसमें आएगा।
अकाली दल का संबंध किस राज्य के क्षेत्रीय दल से, यानी कि अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर पंजाब। तो आप सभी को पता है अकाली दल का संबंध किससे, वर्तमान में भी आजकल न्यूज में चलता रहता है, तो इसका संबंध है पंजाब से। ठीक है, अकाली दल इज रिलेटेड टू विच स्टेट्स रीजनल पार्टी, दैट इज पंजाब। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे 1 से लेके 12 तक के। अब जो हमारे 13 से 18 तक क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 2 मार्क्स के। तो पहले सेक्शन ए आप दोबारा से चाहो तो देख लो, और सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में और लाइव सेशन में बताएंगे यस सर आपने जो अभी तक समझाया वो समझ में आया है। ठीक है, और फिर भी आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आईडी पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की जो आईडी है चैनल के नाम पर रही है, और आप उसे जाके फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डाउट वगैरह आपके वहाँ पे सॉल्व कर दिए जाएंगे जैसे ही आप टाइम मिलेगा। ठीक है, वेल अब बारी आती है सेक्शन नंबर बी की। तो सेक्शन बी में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, जिसको आपको अराउंड 50 से 60 वर्ड के अंदर लिखना है, यानी कि अराउंड 4 से 5 लाइनों में आपको लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 13 पूछा गया है, ये एक न्यू टॉपिक ऐड है, उसका है कि ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन कब हुआ तथा इसकी महत्वता लिखिए, यानी कि ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन कब होता है और ये महत्वपूर्ण क्यों था, ये आपको समझाना है। ठीक है, तो ब्रिक्स का बच्चों 13वां सम्मेलन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप में होता है। ठीक है, जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो सिंपल सी बात है भारत में ही है। ओके, हमसे पूछा क्या गया कब हुआ है, तो 9 सितंबर 2021 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, अब ये महत्वपूर्ण क्यों था, तो भाई महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस सम्मेलन का सबसे बड़ा विषय ये था कि निरंतरता, समेकन, आम सहमति द्वारा सहयोग को बढ़ावा देना। अर्थात हम आज के टाइम पे देखते हैं कि बहुत पूरी दुनिया में कई सारे संगठन बन चुके हैं, तो ब्रिक्स ये चाहता था कि हम सभी मिलकर जो भी निर्णय वगैरह हो इस संगठन के वो मिलकर लिए जाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, जो भी ब्रिक्स के देश हैं टोटल 5, इन देशों ने ये तय किया कि हम काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अपनाएंगे, जो कि आतंकवाद को हम ब्रिक्स में सम्मिलित देशों को सुरक्षित करेगा बेसिकली। ठीक है, आतंकवाद के विरुद्ध में कार्य करेगा, और साथ ही इस सम्मेलन में सबसे पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और ये सबसे जो मेन मुद्दा था वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था कि डिजिटल हेल्थ जो है वो उसे हमें और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी बातों को रखा गया था। तो अब आप समझ गए कि 13वां सम्मेलन कब होता है और इसका महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछेगा, When did 13th summit of BRICS take place and write its importance? तो 9 सितंबर 2021 एंड इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस संबंध में ए बी सी डी ये आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब सभी बच्चों को इतना तो पता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 19 मतलब कि पोखरण में किया था, और उसके बाद दूसरा भी किया था 1998 में, जो कि सफल हो गया। तो जब ये पहला दूसरा किया जा रहा था तो कैसी परिस्थितियां रही थी कि भारत का परमाणु परीक्षण ये बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई बहुत सारी परिस्थितियां रही थी। अब आप एक चीज देखो, 1970 के बाद से लेके 1990 आप इतना मान लो कि 1970 से लेके 1999 तक, इस दौरान जो भी युद्ध वगैरह हुए, जो भी भारत के साथ में क्राइसिस हुए हैं, वो आप यहाँ पे बता दो। फॉर एग्जांपल जब 1973 में अरब इजराइल युद्ध हो रहा था तो पूरे देश में, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था तेल को लेके। इसीलिए अरब राष्ट्रों ने क्या किया, तेल के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी। अब जब तेल के दामों में वृद्धि हो गई, भारत बहुत ज्यादा तेल खरीदता था, इसे बहुत ज्यादा तेल चाहिए, तो इसीलिए भारत को आर्थिक तौर पे समस्याओं से जूझना पड़ गया था। फिर इसने एक नया देश देखा, रशिया। लेकिन रशिया से तेल ज्यादा नहीं परचेस होता, वहां से हथियार परचेस होते हैं। ठीक है, अब जब ये आर्थिक स्थिति आई तो भारत में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई। जब आपको पता है कि भारत में अकाल पड़ा था, एक तो वो बिहार वाला अकाल था, ठीक है, और भी 1972 एंड 2 एंड 3 का जो अकाल था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि खाद्यान्न के क्षेत्र में कमी आई और फिर व्यापार करना पड़ेगा, और भारत का जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले और ज्यादा गिरता चला गया। ठीक है, साथ ही इसमें आपातकाल वाले जो कारण थे वो भी आप डाल सकते हो, जैसे कि रेल हड़ताल, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और 1999 का,
और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट आप डाल सकते हो जो कि क्राइसिस हुए हैं भारत में, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा, इसीलिए भारत का परमाणु परीक्षण कठिन परिस्थितियों में माना जाता है। सिंपल सा आंसर है, समझ में आ गया आप सभी को। एक बार लाइव सेशन में बताएंगे सभी बच्चे कि जो भी अभी तक आपको मैंने समझाया है वो समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो आपको समझा रहा हूं वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। तो इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट टुक प्लेस इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, एक्सप्लेन। तो क्यों था भाई, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। यूनिसेफ की मुख्य विशेषताएं लिखिए। बेसिकली यहाँ पे यूनिसेफ की प्राथमिकताएं पूछी गई हैं। विशेषताएं तो सभी बच्चों को मोस्टली पता ही होगी, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूनिसेफ की प्राथमिकताएं बताइए, तो यूनिसेफ की टोटल यहाँ पे 5 प्राथमिकताएं हैं, लेकिन 2 मार्क्स है तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 लिखेंगे। सबसे पहला, बच्चों का बुनियादी विकास और बुनियादी शिक्षा उन्हें प्रोवाइड की जाए। साथ ही बच्चों का लिंग के आधार पर उनके बीच में समानता लाई जाए। बच्चों को हिंसा से बचाया जाए। शोषण, बाल श्रम, इनके विरोध में यह कार्य करती है। HIV, एड्स, ऐसे जो बीमारियां हैं बच्चों के संबंध में, उनके विरुद्ध कार्य करती है, उनसे निपटने के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। बच्चों और बच्चों के अधिकारों के लिए संवैधानिक बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक जो अधिकार हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। सिंपल सी बात है भाई कि बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, उनके साथ भेदभाव ना हो, हिंसा ना हो, उनसे काम ना करवाया जाए, उन्हें बीमारी हो जाए तो उनको रोकने के लिए, जो भी बच्चों के मूल जो अधिकार है उनको दिलाने के लिए ये कार्य करते हैं, ठीक है। यूनिसेफ ये एक कंट्री लेवल पे भी करता है और वर्ल्ड लेवल पे भी, ठीक है। तो यूनिसेफ के क्या प्रायोरिटीज है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये वैसे तो आना चाहिए था 4 मार्क्स में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा ही गया है, क्या पूछा गया है कि इजराइल की आपको कोई 4 सैनिक विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो 4 सैनिक विशेषताएं। सबसे पहली, इजराइल की जो जनसंख्या है वो लगभग 92.5 लाख है अकॉर्डिंग टू 2022, ठीक है। 92 पॉइंट है, ज्यादा लिख गया, 92.5 लाख है। ओके, यानी कि मान लेते हैं, चलो टोटल जो जनसंख्या वो मान लेते हैं हम 93 भी है। ओके, 93 लाख। तो जिसमें से 35 लाख यानी कि 40% जो व्यक्ति हैं वो सैनिक हैं, ठीक। और साथ ही यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं, चाहे महिला, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सभी को सैन्य सेवा करना अनिवार्य होता है। अगर आप लड़के हो तो आपको इजराइल की सेना में कम से कम 3 वर्ष अपनी सेवा देनी पड़ेगी, और लड़कियों को कम से कम 2 वर्ष। इसका मतलब आप समझे कि 93 लाख जितने भी नागरिक हैं इजराइल के, सभी को इजराइल की सेना के एक एक छोटे छोटे विषय के बारे में पता होता है। इसीलिए आज भी कोई भी इजराइल से पंगा लेने से पहले कई बार सोचता है। इजराइल ने आज तक तकरीबन 8 युद्ध लड़े हैं, जिसमें से मोस्टली 4 से 5 वो खुद ही जीता है, ठीक। वायुसेना की अगर हम बात कर लेते हैं इजराइल की, तो वायुसेना में इजराइल की सेना जो है वो आती है 6ठे नंबर पे, और भारत की 4थे नंबर पे आती है। लेकिन जो हाँ ठीक है, इजराइल की सेना कितने नंबर पे आती है, 6वें नंबर पे वायुसेना के मुकाबले में, जबकि भारत की जो है वो 4थे नंबर पे, यानी कि भारत वायुसेना के मुकाबले में इजराइल से भी आगे है, ठीक है। इजराइल अपनी जीडीपी का जितना वो कमाता है उसमें से अधिक हिस्सा जो है वो रक्षा बजट पे खर्च करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और रही बात इसकी खुफिया एजेंसी की बात, तो इसका नाम है मोसाद। ओके, इसका नाम क्या है, मोसाद। तो इजराइल की ये कुछ सैनिक विशेषताएं हैं। टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 4 बता दिए, ज्यादा नहीं बताना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, राइट एनी 4 मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजराइल। तो 4 बताई गई हैं, चारों के चारों हमने लिख दी यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे 5 भी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, ये एक अलग पॉइंट है इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो मोस्टली बच्चों को यहाँ पे पता भी नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने किताब में देखा भी नहीं है। बेसिकली ये आपकी जो सेकंड बुक है, ठीक है, सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर आपका 4 दिया हुआ है, उसमें बॉक्स है, उस बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 51 क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 को आपको यहाँ पे समझाना है क्या है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 51 का संबंध बेसिकली अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कई बातों को कहा गया है, जिसका संबंध 51 अनुच्छेद से है। तो क्या कहा गया भाई, राज्यों को
राज्यों को ये कहा गया भाई, देखो राज्य एक तो आंतरिक शांति और सुरक्षा की आपको क्या करना है, सुरक्षा के लेवल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और जो केंद्र सरकार है उसका आपको सहयोग देना है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखना है, अर्थात जितने भी राज्य हैं वो आपस में न्याय संगत रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आपस में अच्छे संबंधों को बनाए रखेंगे। संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अर्थात जितने भी राज्य भारत में शामिल हैं, जितने भी संगठन शामिल हैं, उन सभी में एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा बनाए रखना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पार्टीज होती हैं उनकी बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास। सिंपल सी बात है, यहाँ पे राज्य सरकार को ये कहा जाता है, यानी कि ये जो अनुच्छेद 51 है ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्यों को कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है राज्यों से कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को आपको बढ़ाना है, ठीक है। राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्वक जो संबंध है वो आपको बढ़ाने हैं। जो भी संगठित लोग हैं शामिल हुए संगठनों में, उनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय विधि के लेवल पे आपको अच्छे से विधि अपनानी है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटारे, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उसमें आपको मध्यस्थता करनी है और उसे निपटारा करना, ठीक है, सिंपल सा। तो ये 51 अनुच्छेद है, थोड़ा ट्रिकी है, दोबारा समझिए समझ जाओ। अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा, डिस्क्राइब 51 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है वो, इजिली आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। हरित क्रांति के कारण आर्थिक स्तर पर भारत में खुशहाली आई, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या करना है कि हरित क्रांति के वो जो आर्थिक परिणाम थे सकारात्मक, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। अब देखो 2 मार्क्स का है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लिखने, ज्यादा नहीं लिखने, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, देखो भारत में खाद्यान्न की फसलों का अधिक उत्पादन होने लगा, ठीक है। हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, अधिक से अधिक जो खाद्यान्न की फसलें हैं उसका उत्पादन किया जाने लगा। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनता चला गया, और जब आत्मनिर्भर बना और इसके पास में खाद्यान्न और भी बढ़ने लगा, तो ये जहां पर पहले अकाल के समय खाद्यान्न को अपने देश में इंपोर्ट करता था, अब ये एक्सपोर्ट करने लग गया, यानी कि अब जो है दूसरे देशों को बेचने भी लग गया। पहले खरीदता था अकाल में, और जब हरित क्रांति अपनाई गई तो ये खरीदने की जगह पहले तो पूरा हो गया, अब इसको बेचने भी लगा है, ठीक है। इस समय बेसिकली नॉर्मली जो फसलें थी वो तो उगाई जाती थी, लेकिन मोस्टली जो फोकस किया जाता था नकदी फसलों पे, जैसे कि गन्ना, कपास, गेहूं। ये वैश्विक लेवल पर भी इनकी मांग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनके उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। कृषि से संबंधित उपकरणों व उद्योगों में विकास हुआ और परिणाम स्वरूप अन्य लोगों को रोजगार मिलने लगे। हमें पता है कि जब हरित क्रांति शुरुआत हुई थी तो उसमें अच्छे अच्छे बीज वगैरह और मशीनों का उपयोग किया गया, तो इसीलिए जो उद्योग थे इनसे संबंधित, उपकरण से संबंधित, उन सभी उद्योगों का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, और कृषि के अलावा अन्य जो गरीब लोग थे उनको भी इसका फायदा मिलने लगा, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज्यादा इसके फायदे हुए थे। तो ये चीजें थी। हालांकि जब नकारात्मक परिणाम पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब, ओके। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये भी डाल सकते हो नकारात्मक परिणाम में, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, और ये मोस्टली जो कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो किसान थे वो मजबूत हो गए, बाकी के जो किसान थे वो गरीब होते चले गए, ठीक है। और अधिक खाद्यान्न होने की वजह से जो मिट्टी की गुणवत्ता थी, मतलब अधिक उर्वरक के उपयोग की वजह से जो मिट्टी की गुणवत्ता थी उसमें वो हानिकारक होने लगी, नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। किसान जो थे, इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव था वो केवल 3 राज्यों में देखा जाता है अच्छे लेवल पे, और बाकी के भारत के जो लोग थे, भारत के किसान थे, उन्हें इसका फायदा नहीं हुआ। और उन 3 राज्यों में भी जिनके पास ज्यादा खेत थे किसान, वो ज्यादा और मजबूत हुए, जो गरीब किसान थे वो और गरीब होते चले। तो ये कुछ पॉइंट है नकारात्मक परिणाम, ठीक है। इसी को जब आप इंग्लिश में देखोगे तो इस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक prosperity in the India due to the green revolution। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेसिकली सेक्शन सी में आ जाएगा। तो एक बार हम सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे हमारे देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13 था, ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन कब हुआ, इसकी महत्वता को आपको समझाना था, वो मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, भारत का परमाणु परीक्षण आखिर किन कठिन परिस्थितियों में हुआ था, ये आपको समझाना था, वो भी मैंने आपको समझा दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
फिर 15 था यूनिसेफ की मुख्य प्राथमिकताएं क्या है, ठीक है, यानी कि मुख्य प्रायोरिटीज क्या है उसकी, वो आपको समझा दी। इजराइल की कोई 4 सैनिक विशेषताएं आपको समझानी थी, तो हमने वो विशेषताएं यहाँ पे भी देख ली। एंड उसके बाद में 17 था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का वर्णन कीजिए, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया है। एंड उसके बाद में 51 देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 18 था हरित क्रांति के आर्थिक सकारात्मक परिणाम के बारे में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे बेसिकली ये। एक सेक्शन नंबर सी, यानी कि ये 4 मार्क्स के टोटल हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से हम शुरुआत करेंगे, और ये क्वेश्चन वैसे तो आपका आना चाहिए था 6 मार्क्स में, लेकिन और भी 6 मार्क्स में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा रहा है। चलिए समझते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्थात असम आंदोलन जो कि तकरीबन 5 से 6 साल तक चला था, ये आंदोलन जो बाहरी लोग थे, हमें पता है कि असम में बाहरी लोग कौन थे, बांग्लादेशी, तो इन लोगों के खिलाफ चला एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस संबंध में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में आपको समझा। अर्थात ये जो आंदोलन था असम का, इसमें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि जिसे हम आसू कहते हैं, इसके संबंध में आपको इस आंदोलन को समझाना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सेम पहले भूमिका में वही लिख देंगे कि 1979 से 85 तक चला असम में आंदोलन, बाहरी जो लोग थे उनके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक था। शुरुआत कुछ यूं होती है कि 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आसू, ओके। तो 1979 में आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। विदेशी यानी कि जो वहां पे शरणार्थी के रूप में रह रहे थे या फिर वहां पे जबरदस्ती आकर बस गए थे। आसू बेसिकली क्या था, ये एक छात्र संगठन था, यहाँ पे छात्रा नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे केवल मतलब लड़की संगठन नहीं था, बेसिकली यहाँ पे ये छात्र था जिसमें लड़के लड़की दोनों आ जाते हैं, ठीक है, छात्र था, ठीक है। तो आसू एक छात्र संगठन था, इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था, यानी कि आसू को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल दल नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। अर्थात आसू का जो आंदोलन था, देखिए जब स्टूडेंट्स का है तो सिंपल सी बात है कि ये इन लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग अवैध अप्रवासी के रूप में वहां पे रह रहे थे, कहां पे, असम में, उनके खिलाफ आंदोलन किया। साथ ही वे लोग जो बंगाली लोग थे और जो कि दूसरे पर्टिकुलर देश से वहां पे आकर रहने लगे थे, उनके लिए, एवं मतदाता सूची में इन लोगों के नाम भी जोड़ दिए गए। चलो रह रहे वो तो ठीक है, इसकी वजह से असम की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, वो तो प्रभावित हो रही है। अब भी ये लोग वहां पे जो मतदाता सूची है उसमें जब इनका नाम दर्ज हो जाएगा तो ये पॉलिटिकल लेवल पे भी उस पूरे राज्य को खा जाएंगे। तो ऐसा ये लोग आसू जो यूनियन था ये मानता था, ठीक है। अब धीरे धीरे करके आंदोलन जो था वो तेजी से बढ़ने लगा। तो 1951 के बाद में जितने भी लोग असम में आकर बसे थे उन्हें असम से बाहर भेजा जाए, ऐसा इस आसू के आंदोलन की मांग थी। 1951 के बाद से जितने भी लोग असम में आकर बसे उन्हें बाहर भगाओ, बाहर यहाँ से भगाओ, ठीक है। इस आंदोलन ने नए तरीकों को आजमाया और असमी जो जनता थी उसके हर तबके का समर्थन धीरे धीरे करके इस आंदोलन को मिलने लगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग चाहते थे जितने अप्रवासी यहाँ पे अवैध रूप से बसे हुए हैं उन्हें यहाँ से उखाड़ फेंको। इसीलिए आसू के इस आंदोलन को, बाहरी लोगों के खिलाफ इस आंदोलन को बहुत ज्यादा, एक तरह से हम कह सकते हैं, समर्थन मिला, ठीक है। आंदोलन के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं हुई, कुछ घटनाएं जो थी वो काफी दयनीय देखी गई, जिसमें बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ी और उनकी धन संपत्ति को नुकसान भी हुआ। अब देखिए कोई भी आंदोलन हो तो सिंपल सी बात है भाई कि कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे खोना पड़ता है। तो हुआ यही, वो भी यहाँ पे हुआ कि आंदोलन बेसिक छात्रों का था, लेकिन मतलब छात्र संगठन का, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों को जो इसमें शामिल हुए उनको अपनी जान और धन संपत्ति से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा मिला इस आंदोलन को कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार आई, इसने आसू के नेताओं के बीच में बातचीत शुरू की और परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ, ठीक है, भारत सरकार और आसू के बीच में। तो अब यहाँ पे ये तय किया गया कि जो भी लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान, आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पश्चिमी पाकिस्तान का,
पूर्वी पाकिस्तान, जैसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो भारत ने साथ दिया था पूर्वी पाकिस्तान का, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत में बस गए थे। तो उसके बाद ये कहते हैं कि राजीव गांधी कहते हैं कि जितने भी लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत में बसे थे, उन सभी को जो बाद के सालों में यहाँ पे आए हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस उनके अपने वतन यानी कि उनके अपने देश बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सफलता थी कि जो ये हिंसक घटनाएं और त्रासदी की घटनाएं हुई थी, इसकी वजह से भारत सरकार को यहाँ पे आके बात करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर लग गया कि अगर ये आंदोलन और बढ़ता चढ़ा गया तो यहाँ पे फिर भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो जितने मुस्लिम लोग आए थे उनके खिलाफ हिंदू लोग भी यहाँ पे जो है करने लगे कि इनको भी यहाँ से भगाओ। तो ऐसे क्या हुआ, वो डर गए और उसके बाद में फिर राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने और समझौता किया और समझौते का ये परिणाम निकला और समस्या हल हो गई। ठीक है, वैसे ये आंदोलन थोड़ा और भी आगे बढ़ा था, बट हमें उतना आगे नहीं जाना है, जितना हमें 4 नंबर में पूछा गया जितना हम लिखेंगे बस उतना ही बेटर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था कि असम में जो आंदोलन चला 1979 से 85 तक, ये बेसिकली बाहरी लोगों के खिलाफ चला सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया असम आंदोलन की पूरी कहानी, एंड आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को जब आप इंग्लिश में देखोगे तो इस तरीके से पूछा जाएगा, द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, एक्सप्लेन इन रिलेशन टू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, दैट मींस AASU यानी कि आसू। अब इस संबंध में आप इन सभी पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन कीजिए, बाकी हिंदी में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है और इंग्लिश में आपको जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा से समझेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सम्मिलित गणराज्यों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। अर्थात सोवियत संघ जब विघटित हो जाता है 1991 के बाद में, तो उसके बाद इसमें सम्मिलित जो गणराज्य थे, 15 जो गणराज्य थे, इनमें किस तरीके के बदलाव आते हैं, यानी कि यहाँ पे बेसिकली कैसी स्थिति उत्पन्न होती है वो हमें समझाना। ठीक है, तो स्थिति उत्पन्न कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाते हैं, बगावत होने लगती है, भारी ताकतों की यहाँ पे दखलंदाजी होने लगती है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसके गणराज्यों, जिसमें सबसे पहले बात आती है हिंसक अलगाववादी आंदोलनों की, जिसमें बेसिकली हिंसक अलगाववादी आंदोलन जो थे वो रूस के 2 गणराज्य, एक था चेचन्या और एक था दागिस्तान, यहाँ पे क्या चले, हिंसक अलगाववादी आंदोलन जब चले तो मास्को के द्वारा जितने भी चेचन विद्रोही थे दागिस्तान में, इनसे निपटने के लिए सैन्य बमबारी की गई और मानवाधिकार का उल्लंघन किया और ये फिर पूरा का पूरा एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन में बदल जाता है। ठीक है, तो कहां पे चले, चेचन्या और दागिस्तान में, पहला पॉइंट। दूसरा आता है गृह युद्ध। गृह युद्ध बेसिकली मध्य एशिया में चला, मध्य एशिया में जो ताजिकिस्तान है यहाँ पे 10 वर्षों तक चला। फिर जर्जिया में 2 प्रांत थे, ठीक है, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, ये भी गृह युद्ध लड़ रहे थे। फिर अजरबैजान का एक प्रांत था नगरनो काराबाख, यहाँ के कुछ जो स्थानीय अर्मेनियाई थे वो अलग होकर अर्मेनिया देश में मिलना चाहते थे, लेकिन अजरबैजान कहता था हम भाई ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो गृह युद्ध के बारे में आप 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक तो ताजिकिस्तान का और एक जर्जिया का, अजरबैजान का, मतलब 3 है टोटल। तो तीनों में से कोई एक आप लिख दोगे गृह युद्ध के बारे में, बहुत है, 3 में से कोई भी एक। ओके, फिर जब ये गृह युद्ध हुआ और फिर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे जातीय संघर्ष गृह युद्ध में बदलने लगा। तो 1991 के बाद में यूगोस्लाविया जो था वो, पहले तो ये बेसिकली चेकोस्लाविया होता है, फिर ये 2 भागों में टूट जाता है, फिर 1991 में फिर यूगोस्लाविया जो है वो कई भागों में टूटता है। इसमें यूगोस्लाविया में कई देश शामिल होते हैं, जैसे कि बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ये बेसिकली अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे नाटो ने हस्तक्षेप किया और यूगोस्लाविया पर बमबारी की, जिसकी वजह से ये जितने भी देश थे, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, यहाँ पे ये जो जातीय संघर्ष था कि हम अपना अपना अलग देश बनाएंगे, तो नाटो ने कहा अगर इन्होंने अगले देश बनाया तो ये पूरा का पूरा बिखर जाएगा और ये इन नाटो के हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने बमबारी की और ये बमबारी बेसिकली एक गृह युद्ध के रूप में बदल गई, क्योंकि वहां पे लोग जो थे वो अपने देश के लिए युद्ध करने लगे, अपने ही देश, ये चीज है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है बाहरी ताकतों की दखलंदाजी, अर्थात कई मध्य एशिया गणराज्य ऐसे थे जहां पे कुछ प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम। तो आर्थिक लाभ के साथ साथ यहाँ पे जो बाहरी ताकतें थी वो ताकतें और जो कंपनियां थी
वो बेसिकली उन्होंने ऐसे देशों को एक अखाड़ा समझ लिया कि अगर हम यहाँ पे अपना दबदबा कर लेते हैं इस पेट्रोलियम खाद्य उत्पादन पर, सॉरी खाद्य नहीं है बेसिकली, ये तो संसाधन है, ठीक है, पेट्रोलियम जो संसाधन है इस वक्त हम अपना कब्जा कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा इनको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे कंट्री, बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर दबाव डालने लगी। इसलिए ये जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता था वो एक तरह से मान लीजिए आप बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया, कौन यहाँ पे देखते हैं कि अपना दबदबा कायम कर सकते। फिर धीरे धीरे करके ये जो क्षेत्र था वो ये देखा गया कि रूस, चाइना और अफगानिस्तान से सटा हुआ था और ये पश्चिमी एशिया के नजदीक था। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाने की कोशिश की 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद। तो ये चीजें हैं बेसिकली, इसमें आप इन पॉइंट को चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। वेल मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको इतना आंसर बता दूं कि आप उसमें से 70 से 80% याद करोगे तो भी आप इजीली अपने आंसर को लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब क्वेश्चन 20 यहाँ पे हो जाता है। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में आएगा, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन डिस्क्राइब द चेंजेस इन द रिपब्लिक्स इंक्लूडेड इन इट। क्या था वो, देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप कर चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। भारत के विभाजन का मतलब था भारत के दिल के दो टुकड़े हो जाना। कथन के संदर्भ में भारतीय विभाजन के परिणाम लिखिए। अर्थात जब भारत का विभाजन हुआ तो इसका मतलब ये था कि भारत के दिल के दो टुकड़े हो जाना, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान भी रहा। तो इस संबंध में आपको भारतीय विभाजन के परिणाम बताने, ठीक है। तो सिंपल से आपको भारत के विभाजन के परिणाम बताने हैं, तो लिख देंगे भारतीय विभाजन के परिणाम, बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। बेसिकली इस समय क्या होता है कि आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक होता है, अनियोजित और त्रासदी भरा होता है। यानी कि विभाजन के दौरान क्या होता है कि स्थानांतरण होता है आबादी का, लोगों का, और ये कैसा होता है आकस्मिक, यानी कि एकदम जैसे होता है ना कि भूकंप जैसा आ जाए, तो ऐसा होता है अचानक से। और अनियोजित था, यानी कि कोई योजना नहीं बनाई गई, इसीलिए ये बहुत ज्यादा त्रासदी, बहुत ज्यादा दुख, पीड़ा, दर्द देने वाला बना था। बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, भारत में जो मुस्लिम रहते थे, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा के इस पार उस पार जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, जब विभाजन हुआ ना भाई, बहुत ज्यादा ही क्राइसिस भारत में देखने को मिला। हिंसाएं बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता था, गला काट दिया जाता था। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, ऐसे जितने वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि एक इंसान, पुलिसकर्मी जो उस पर्टिकुलर कंट्री में रहता, उसका भी बंटवारा हो गया था, ठीक है। अधिकतर हिंसा ये भी देखी गई कि लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसी शहरों में हुई। यहाँ पर जो भी दोनों कंट्री थी, भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे अल्पसंख्यक अपने घरों से छोड़कर अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए, और वो अपने दूसरे देश में, अपने धार्मिक देश में, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू कोई व्यक्ति है तो विभाजन के बाद उसे अपना घर बार, पूरी जायदाद वगैरह छोड़ के सीधा का सीधा उसे भारत में आना पड़ा, सब कुछ छोड़ के, ठीक है। और कई बार तो शरणार्थी रूप में भी देखने को मिले हैं। आपने जब कई सारी मूवीज देखी होंगी भारत के बारे में, विभाजन के बारे में, उसमें आपको ये पीड़ा बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाती है। ओके, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करवाई गई, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, और कई बार तो जितने भी परिवार थे उन्होंने अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए अपनी घर की बहू बेटियों को ही जलाकर मार दिया। कई तो खुद स्वेच्छा से कुएं में कूदकर उन्होंने जान दे दी कि हमारे कुल की नाक कट जाएगी अगर हमारा धर्म परिवर्तन होगा, हम शादी करेंगे, और बेसिकली उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते थे उस दौरान, ये सारी भी चीज। भारत के और पाकिस्तान के जितने भी लेखक थे, कवि थे, फिल्म निर्माता थे, उपन्यासकार थे, इन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से इस पाकिस्तान की पूरी त्रासदी को एक मार्मिक घटना के साथ में प्रस्तुत किया है, जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा आज भी भारतीयों के जहन में मौजूद है, और आने वाली पीढ़ी भी इसको बहुत ज्यादा अपने जहन में मौजूद करके रखेगी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थिति रही थी भारत की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखोगे तो चांसेस है पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चांसेस नहीं, 100% श्योर है कि आपको आंसर मिल ही जाएंगे, ठीक है, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, वेल इसी क्वेश्चन को जो इंग्लिश में पूछेगा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया मीन
that breaking the heart of India. In the context of this statement, write the consequences of the partition of India. तो जो भी इसके परिणाम निकलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एंड अदर पॉइंट्स इंक्लूडेड इन दिस, दैट इज पॉइंट डी, ई, एफ, जी, एच। ये चीज है आपकी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 21। अब 22 को देखते हैं। 22 में पूछा गया है भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ये भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक। अभी पता है कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर इसमें आपने मोस्टली जो क्वेश्चन है कि अभी तक जितने क्वेश्चन कहे हैं वो मोस्टली फर्स्ट बुक से, अगर मान लेते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन सर जी आपने फर्स्ट बुक से लिए हुए हैं और 4 सेकंड बुक से, क्योंकि सेकंड बुक से आपके 6 मार्क्स के मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन है मार्क्स के, ठीक है। तो 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता चलेंगे, उसमें 100 टाइम सीक्यू जो भी बनेंगे वो आप इजीली समझ जाओगे। ओके, तो क्या क्या घटक हैं, टोटल 4 घटक हैं, जिसमें से पहला घटक कहता है कि भारत को अपनी जो सैन्य क्षमता है इसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भारत को ज्यादातर जितने भी पड़ोसी देश वगैरह है इससे इसके साथ में युद्ध वगैरह हमले वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हुए भारत ने अपना 19 या फिर गलत लिखा हुआ है 1998 है, ठीक है, 1998 में अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था सैन्य क्षमता को मजबूत करते हुए, ठीक है। दूसरा घटक ये कहता है कि भारत को अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाएं हैं इन सभी को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि भारत जो है वो अपने सुरक्षा हितों को और संभाल सकता है। इसी संबंध में भारत ने क्या किया है, निशस्त्रीकरण को समर्थन दिया है, अर्थात हथियारों को कम करने के लिए इसने समर्थन दिया है। साथ ही इसने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हम विकासशील देशों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। इसी संबंध में जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने गुट निरपेक्ष यानी कि NAM, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, जो कि विश्व शांति के रूप में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसके बारे में। और तीसरा घटक क्या कहता है कि देश की जो अंदरूनी सुरक्षा समस्या है इसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए, जैसे जो आंतरिक समस्याएं जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, ये जो अंदरूनी संघर्ष है इसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। चौथा घटक ये कहता है कि भारत में अर्थव्यवस्था का विकास इस तरह से किया जाए कि जितने भी बहुसंख्यक नागरिक हैं और जितने भी गरीब हैं इन सभी को निजात मिल सके और वो सभी भी अपना आर्थिक विकास कर सके, ठीक है, यानी कि असमान विकास ना हो, ये चीजें। तो पहले घटक क्या कहता है, सैन्य क्षमता मजबूत करो, जिसके लिए परमाणु परीक्षण किया 1998 में, गलत है यहाँ पे 1998 आएगा आपका। दूसरा घटक क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कायदे संस्थाओं से अपने जो भी संबंध है वो मजबूत करे, और इसमें NAM की बात आ जाएगी, निशस्त्रीकरण की बात आ जाएगी। तीसरा घटक अंदरूनी संघर्षों से निपटारा करे। चौथा घटक विकास ऐसे करे सभी को इसका फायदा, ठीक। अब इसी को इंग्लिश में जब पूछा जाएगा तो इस तरीके से, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड कंपोनेंट क्या है एंड द फोर्थ कंपोनेंट क्या है, वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हिंदी में, और इंग्लिश में आप यहां से हर एक पॉइंट को रीड आउट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। बहुत अच्छी बात है, इस यानी कि अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया है वैश्वीकरण। तो कहीं ना कहीं इसे तोड़ा भी है। देखा क्या खेल खेला है, पूछ दिया है वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसने देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, यानी कि देश मजबूत भी हुए हैं तो कहीं ना कहीं देशों को इससे नुकसान भी हुआ है। अब आपको इसको स्पष्ट करना है, जब अर्थव्यवस्था की बात की गई है तो हमें क्या बताना है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, एक तरफ मजबूत भी किया है और एक तरफ तोड़ा भी है, तो दोनों बताने हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो सकारात्मक क्या कहेंगे कि जैसे जैसे आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे ये खत्म होने लगे, तो व्यापार, विदेशी मुद्रा और वैश्विक संबंधों को और अच्छा बनाने के लिए एक दौर चल पड़ा। अब इस संबंध में सकारात्मक परिणाम में आप जो मेन पॉइंट है आपके वो ये 4 है। सबसे पहला, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, अर्थात इंटरनेट, कंप्यूटर, इससे जुड़ी समस्याओं जो सेवाएं वगैरह थी इसके प्रचार प्रसार की वजह से उद्योग और तकनीकों में वृद्धि हुई, तो देश और ज्यादा तेजी से मजबूत हुआ। अर्थव्यवस्था में सुधार आया, वैश्वीकरण को जितने भी देशों ने अपनाया तो वहां उन देशों ने व्यापार किया, वस्तु पूंजी इसका भी उनके बीच में जब प्रवाह हुआ, प्रवाह यानी कि एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान लेना देना हुआ, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत हुई। प्रतिस्पर्धा वाला माहौल उत्पन्न हुआ, विभिन्न देशों में जितनी विदेशी कंपनियां थी और जो देशी कंपनियां थी इनके बीच में एक कंपटीशन वाला माहौल उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से
सभी ये सोचते थे कि कम से कम दाम में और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु जो है वो हम लोगों को पहुंचाए, तो इसीलिए सस्ते दामों पर और अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु लोगों तक पहुंचने लगी। साथ ही विदेशी व्यापार में वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार होता है तो सिंपल सी बात है, लोगों को विदेशी मुद्रा मिलती है, यानी देश को जब कंट्री को विदेशी मुद्रा मिलती है तो वो जिस देश को जरूरत पड़ती है उस देश में अपना निवेश भी कर सकती है, उसके साथ में संबंध अच्छे बना सकती है, अपने देश में भी उद्योग वगैरह को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। सिंपल है ये पॉइंट। अब ये तो आप इजीली समझ ही सकते हो, ठीक है। अब इसी संबंध में आपको बताने हैं इसके नकारात्मक परिणाम। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो सिंपल सी बात है, जितने छोटे छोटे उद्योग वगैरह होते हैं, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, इनके रोजगार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। असमान विकास हुआ क्योंकि जो लोग समाज में पहले से अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते चले गए, ठीक है, और जो लोग पहले से गरीब थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। कई बार ये भी देखा गया कि कई सारे ऐसे विकसित देश हैं, इन्होंने अपनी वीजा नीति को ऐसा बना रखा है ताकि विकासशील जो देश है वो उनके साथ में व्यापार ना कर सकें, इसीलिए विकासशील देशों को इससे भी काफी नुकसान होता है। कई जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि नागरिकों को एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा कवच मिलता था जिससे उन्हें रोटी कपड़ा मकान को सुविधाएं सरकार के द्वारा जो दी जाती थी वो उन्हें मिलती रहती थी, लेकिन अब इस वैश्वीकरण की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इसका हमें पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो ये है वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम में आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे और जब बात आएगी इसके नकारात्मक परिणाम की तो आप ये 4 पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, ग्लोबलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस व्हिच हैज strengthened the company of the countries and has also broken it at some place. Explain. तो कैसे एक्सप्लेन करना है इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं हर एक पॉइंट को। पहले आप लिखेंगे इसके जो पॉजिटिव परिणाम है उसके बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। एंड जब इसके निगेटिव परिणाम की बात आएगी तो डाउनफॉल ऑफ ऑल स्मॉल इंडस्ट्री, अनइवन डेवलपमेंट, दिस जो सोशल सिक्योरिटी शीट था वो अब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस थे वो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहले असम आंदोलन के बारे में हमने 19 क्वेश्चन में देखा और अच्छे से आपको समझा भी दिया था। और सेकंड में सोवियत संगठन जब विघटित हो जाता है उसके बाद जो गणराज्य होते हैं उसमें क्या स्थिति होती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी अच्छे समझा चुका हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में भी फिर भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकलते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे समझा चुका हूँ। और फिर यहाँ पे भारत की शिक्षा की नीति के 4 घटक कौन कौन से प्रमुख, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझाए जा चुके हैं। एंड उसके बाद में वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या थे, आर्थिक और आर्थिक नकारात्मक परिणाम क्या थे, वो भी आपको यहाँ पे। ओके बच्चों, तो टोटल यहाँ पे हमारे 52 प्लस कितने 52 प्लस हमारे मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिस बीच हमने सेक्शन ए बी सी इसको कंप्लीट कर लिया और सबसे आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन नंबर डी। तो आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर हम इसे भी कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा सभी बच्चे। सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी में पैसेज, कार्टून और मानचित्र आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके, पैसेज भी 4 मार्क्स का एमसीक्यू, कार्टून भी 4 मार्क्स का एमसीक्यू, मानचित्र तो आपको भरना होगा, ठीक है। मानचित्र का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आगे समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये बेसिकली है पैसेज आधारित। तो पैसेज यहाँ पे लिया गया है लीग ऑफ नेशंस यानी कि यूएनओ के बारे में, ठीक है। अब यूएनओ के बारे में जो आपका पैसेज है वो आप यहाँ से इजीली से पढ़ सकते हैं। अब इससे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे हम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया, किसे, यूएनओ को, ठीक है। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के बाद इस संगठन की स्थापना हुई। 2 विश्व युद्धों के बीच में लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच में जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ भी गया हो तो सत्यता के दायरे को सीमित करने का कार्य यूएनओ करेगा। ये चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने पढ़ के भी बता दिया। कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने पढ़ के बताया नहीं, आंसर बताने लगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के भी बताया।
ठीक है। वेल 24 क्वेश्चन को देखेंगे। 24.1 लीग ऑफ नेशंस का जन्म कब हुआ, वो इस पैरा में नहीं मिलेगा। तो लीग ऑफ नेशंस का जन्म कब होता है? 1929, 21, 20 या फिर 1945। 1945 में तो किसका जन्म होता है? यूएनओ का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1929। हाँ, 1929 में लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ है कि ये अस्तित्व में आता है, इसका गठन किया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई बच्चों? तो यूएनओ की जो स्थापना थी, सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24.3 संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला चेहरा कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश का, स्थायी सुरक्षा प्राप्त देशों के प्रतिनिधि का, महासभा के सचिव का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सबसे सार्वजनिक दिखने वाला चेहरा कौन सा यूएनओ का? वो है महासभा का सचिव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 24.4 संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में कौन सा शामिल है? अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना यानी कि राइट है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, राइट है। अगर युद्ध छिड़ भी जाए किसी तरह से, तो उस युद्ध को कैसे रोकना है, शत्रुता के दायरे को कैसे सीमित करना है, ये सभी इसके उद्देश्य। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके मैं आपको दोबारा से सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। लीग ऑफ नेशंस का जन्म कब हुआ? 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा है महासभा का महासचिव। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य इसमें शामिल कौन से? तो ऑप्शन नंबर डी है। अब इसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो इंग्लिश में आप इस पैसेज को चाहो तो यहाँ से इजीली रीड आउट कर लो। बाकी हिंदी मैंने आपको समझा दिया, तो आप हिंदी में समझ गए होंगे। और बाकी बात करें इसके क्वेश्चन की, तो व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशंस बॉर्न? दैट इज 1929। एंड व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश्ड? October 24, 1945. Who was the most visible public face of the United Nations? That is General Secretary of the General Assembly. And the purpose of the United Nations is included all of the above. Okay. अब जो क्वेश्चन है वो है बच्चों हमारा मैप बेस्ड। कौन सा है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, इसमें आपसे एक एक मार्क्स के 4 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए 5 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, आपके एग्जाम जो होगा प्री बोर्ड या बोर्ड का एग्जाम, उसमें आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नहीं आएंगे। 5 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिए। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली भारत के मानचित्र में, भारत की दी गई रूपरेखा मानचित्र में 4 राज्य ABCD को अंकित किया गया है। ठीक है, वैसे मैंने 5 लिए हैं, यहाँ पे ई मैंने लिखा नहीं है ताकि क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, अब नीचे दी गई जानकारी के आधार पे इन राज्यों की पहचान करें और अपने उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंध में क्रमांक और संबंधित अक्षर के साथ में उनके नाम नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार लिखें। देखो, अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर मैप हमें जो पेपर की आंसर शीट, मतलब हमें जो आंसर शीट मिलती है उसमें लगा के आना है या कैसे करना है? तो आपको मैप लगा के नहीं आना है। आपको क्या करना है, एक टेबल आपको दी जाएगी इस तरह से, ठीक है, जिसमें ये टेबल होगी प्रयोग की गई जानकारी, संबंधित अक्षर और राज्य का नाम। ठीक है, तो उसमें आपको क्रम संख्या दी जाएगी 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब इस क्रम संख्या में बेसिकली क्या होगा कि आपको ये जो 4 पॉइंट रहेंगे इसमें आपको नंबरिंग मिलेगी, बाकी ये आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब आपको खुद भरना होगा। ठीक है, पहचानते हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह राज्य जहां 2002 के गोधरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हुई। तो 2002 में ये जो गोधरा नामक स्थान जहां पे घटना हुई थी वो कहां, किस राज्य से संबंधित है? तो वो यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है, यानी कि गुजरात। तो अब देखिए संबंधित अक्षर क्या है हमारा पहले का, जहां पे गोधरा कांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, ऐसे आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पे? दूसरा कहता है कि वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास पहले किस राज्य को कहते थे हम लोग? तमिलनाडु को। यहाँ पे ई दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम ई को पहचानेंगे। पहले मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला और ये हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक, तो पहले तो ये आपका पहला वाला हो गया।
अब यहाँ पे दूसरा जो है, दूसरे के लिए कौन सा अक्षर है, जिसे पहले मद्रास कहते थे, ई यानी कि तमिलनाडु। अब ई में कौन सा राज्य आ जाता है, तमिलनाडु। ठीक, अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे में है, वह राज्य जिसकी विधानसभा में भारत में सर्वाधिक सीटें हैं, तो वो राज्य कौन सा है, वो है डी वाला यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अब तीसरे के लिए यहाँ पे हमने डी को चूज किया है, संबंधित अक्षर यानी कि लेटर, और राज्य यानी कि स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब जो चौथा क्वेश्चन है इसे समझेंगे। वह राज्य जिससे लाल डेंगा का संबंध है, तो लाल डेंगा का संबंध किससे है, मिजो नेशनल फ्रंट से यानी कि मिजोरम से। यहाँ पे देखिए ये ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब ये चौथा आ गया। अब चौथे के संबंध में कौन सा लेटर है ए, और स्टेट का नाम है मिजोरम। अब जो आपका पेपर रहेगा, ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि आपका जो चाहे प्री बोर्ड का पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो, दोनों में ही आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा अच्छे समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया, ताकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी और हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पूछा गया है, वह राज्य जिसका विलय 1975 में 22वें राज्य के रूप में हुआ था। तो अगर आपको ये पता है कि कौन से राज्य को 22वें राज्य के रूप में बनाया गया था, किसको बेसिकली मिलाया गया था, तो आप आंसर अच्छे से समझ जाओगे। तो पांचवें के लिए हम चुनेंगे बी को, यानी कि ये है सिक्किम। यहाँ पे देखेंगे लेटर आ जाएगा हमारा बी, कंट्री सॉरी स्टेट आ जाएगा हमारा सिक्किम। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे मैप। ठीक है, हर एक को आपको इस तरीके से भरना है। तो अब आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में और लाइव सेशन में पहले तो लिखेंगे मैप, ठीक है, और फिर बताएंगे समझ में आ गया होगा तो लिखेंगे यस, अगर समझ में नहीं आया होगा तो लिखेंगे नो, और समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से 5-7 मिनट का रिप्ले कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, याद रखिए प्री बोर्ड में टोटल, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आपसे केवल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए 5 लिए हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे सर आपने तो 5 बताए थे और पेपर में 4 ही आए थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले यहाँ पे बता दिया है, प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने आपको बताया। ओके, अब इसी क्वेश्चन को, जो आपके क्वेश्चन हैं वैसे तो आपको आंसर मैंने बता दिए हैं, इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पे सेम एज इट इज वही है, बस उनको क्या करना है, नाम लिखना है। इनके लिए भी 5 लिए हैं मैंने, 4 आपको करने हैं। सेम टू सेम वही सारी की सारी कहानी है। वह राज्य जहां 2002 में गोधरा मतलब 2002 के गोधरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हुई, गुजरात। वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहते थे, तमिलनाडु। वह राज्य जिसकी विधानसभा में भारत में सबसे सर्वाधिक सीटें हैं, उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसे लाल डेंगा का संबंध है, मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि मिजोरम। वह राज्य जिसका विलय 1975 में 22वें राज्य के रूप में हुआ था, सिक्किम। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में आपके ये आ जाते हैं यहाँ पे, सारे के सारे को आप पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली कार्टून वाला क्वेश्चन होता है। तो कार्टून देखिए यहाँ पे ये लिया गया है। ठीक है, अब ये जो कार्टून है, ये कार्टून किस समस्या को दर्शाता है, ये बेसिकली भारत और चाइना का जो युद्ध होता है 1971 का, उस समस्या में एक जो कंट्री होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो समझेंगे, उपरोक्त चित्र में लोग कहां से पलायन कर रहे हैं। तो ये जो जितने लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी के सभी पलायन कहां से कर रहे हैं, तिब्बत से पलायन कर रहे हैं। कहां से, तिब्बत से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि 1959 में यहाँ पे क्या होता है कि जो चीनी लोग थे, चीनी सेना ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैनिक अपना अभियान चलाया, और जितने भी तिब्बती लोग थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत बड़ा सैनिक अभियान चलाते। तो ये जितने भी तिब्बत के लोग थे भारत में आने लगते हैं, और इसी दौरान दलाई लामा ने भी भारत में शरण मांगी थी। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, ठीक है, एक तो कौन, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पर नहीं और अलग नहीं, एक ही साथ भारत, ये सभी भारत के दौरे पे निकले दोनों एक साथ, और इन्होंने अपनी परेशानी बताई और मदद मांगी।
तो उस समय इन दोनों ने, चाउ एन लाई और दलाई लामा, इन्होंने किसे अपनी परेशानी बताई थी? तो जब बात हो रही है 1956 की, तो इस समय तक कौन प्रधानमंत्री थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो किससे परेशानी बताई? जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक, अब जब परेशानी बता देते हैं तो ये मना कर देते हैं कि हम अभी खुद अपने अंदर से ही जूझ रहे परेशानी से, तो हम आपकी मदद कैसे करें। फिर यहाँ पे युद्ध, बेसिकली चाइना के सैनिक थे, उन्होंने अभियान छेड़ा, तो इसकी वजह से उन लोगों को यहाँ पर वहाँ तिब्बत से भागना पड़ा। तो इसी संबंध में दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी, या फिर भारत में शरण कब ली, या फिर दलाई लामा को भारत ने शरण कब दी? तो ये दी थी 1959 में। ठीक, अब सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि भारत और चाइना के बीच में किस सीमा को लेकर विवाद है? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लद्दाख की सीमा को लेकर, यानी कि आक्साई चीन की सीमा, बिल्कुल ठीक। और अरुणाचल प्रदेश की नेपाल की उत्तरी पूर्वी जो सीमांत है, इसकी सीमा को लेकर, यानी कि हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पे इंग्लिश में मतलब दोबारा से लिखेंगे, तो उपरोक्त चित्र में लोग, ये जो लोग हैं, कहां से पलायन कर रहे हैं? तिब्बत से। ठीक है, और इसका जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। शरण कब ली दलाई लामा ने? 1959 में। और किस सीमा को लेकर विवाद है? तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसी संबंध में जब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ये लोग कहां से मिग्रेट कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं मिग्रेशन तिब्बत से, यानी कि तिब्बत से। और वो जो दूसरा क्वेश्चन था उसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे। एंड दलाई लामा कब यहाँ पे एक रिफ्यूजी के रूप में रहने के लिए मजबूर होता है, या फिर कब रिफ्यूजी बन जाता है? तो 1959 में। एंड क्या डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना के बिटवीन में? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेल यहां पे आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी जो आपका बचता है ये है आपका सेक्शन नंबर ई, जिसमें आपके 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी कि 6 into 4, दैट मीन्स 24 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन बचते हैं, इसके लिए इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 बना दिया जाएगा। इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पे एकदम टॉप पे पार्ट 2 लिखा हुआ होगा और वहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक था क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड सैंपल पेपर 2022-23 का, इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि यस सर आपने जो समझाया वो समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं जो भी डाउट वगैरह है, और टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।